हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा क्या होती है ये हमने समझा था, और फिर हमने विद्युत धारा के प्रभाव हम समझ रहे थे, जिसमें हमने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। इसके बाद हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि जब भी आपकी कोई भी करंट कैरिंग कॉइल होती है, यानी ऐसी तार जिससे धारा प्रवाहित होती है, तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता। क्या करता है, चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर। ये हमने समझा था। इसके बाद हमने जो है विद्युत चुंबक के बारे में समझा था कि विद्युत चुंबक होता क्या है। बेसिकली अगर हम विद्युत चुंबक या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो क्या होता है, एक इंसुलेटेड कॉइल होती। क्या होती है, एक तार होती है, तार की कुंडली होती है जो कि इंसुलेटेड है। उसे हमने किसी आयरन कोर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कील लिया है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम उसे लपेट देते। फिर क्या करते हैं, हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं और स्विच से जोड़ते हैं। फिर जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, यानी आपका जो सर्किट है, परिपथ है, वो क्या है, पूर्ण हो चुका है। अब क्या हो रहा है, आपकी जो ये सेल है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो कर रही है, और वो आपका जो आपने ये कॉइल बनाई है, इससे जब वो करंट फ्लो करता है, तो आप ये ऑब्जर्व करते हो कि जो आपने यहाँ पे ऑयल पिन्स रखी है, वो इस जो ये आपने कील पे जो कॉइल लगाई है, इस पे अट्रैक्ट होती है, यानी इसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और इस पे चिपक जाती है। फिर आपने क्या देखा कि जैसे ही आपने स्विच को क्या किया, ऑफ कर दिया, यानी आपका सर्किट टूट गया। तो क्या होता है, फिर आपका जो सेल है, सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा इस सर्किट पे फ्लो होनी चाहिए, वो धारा बंद हो जाती है, क्योंकि आपका सर्किट टूट चुका है। तो जैसे ही सर्किट टूट जाता है, ठीक है, स्विच ऑफ हो जाता है, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपने ऑयल पिन यहाँ पे इस जो आपके पास ये कॉइल था, इस पे जो आपको चिपकी हुई दिख रही थी, वो जैसे ही स्विच ऑफ हुआ, सर्किट टूट गया, तो ये सारी की सारी ऑयल पिन नीचे गिर गई। इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला कि जब आप जो है किसी भी कंडक्टर से या कोई भी वायर है, उससे अगर आप जो इंसुलेटेड वायर है, उससे अगर आप धारा को प्रवाहित कराते हैं, यानी करंट फ्लो करवाते हैं, तो आपका जो कॉइल है, ठीक है, वो किसकी तरह एक्ट करता है, मैग्नेट की तरह। पर जैसे ही करंट उससे फ्लो होना बंद हो जाता है, यानी धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है, उस समय जो है ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म लूज कर लेता है, यानी इसका जो चुंबकत्व होता है वो खत्म हो जाता है, और आपकी जो ऑयल पिन है, वो आपकी जो ये कॉइल है, इससे हट जाती है, ये दूर चलती है। तो इससे हमें ये पता चला था कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसमें जब हम करंट को फ्लो कराते हैं, उसी समय वो मैग्नेट यानी चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जैसे ही करंट को फ्लो हम बंद कर देते हैं, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक है, वो चुंबक की तरह काम करना बंद कर देता है, उसका चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म खत्म हुई। इसके बेसिस पे हमने कुछ इसके यूज देखे थे, जैसे कि हमने बात की थी कि जो आपका क्रेन होता है, क्रेन से हम बड़े बड़े जो लोहे के टुकड़े हैं, जैसे कार हो गई, इसको उठाने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से आपके जो खिलौने होते हैं, उनमें भी विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है, और इसका जो है मेन एप्लीकेशन हम इलेक्ट्रिक बेल यानी विद्युत घंटी को हम अब समझने जा रहे हैं। बेसिकली अगर हम विद्युत घंटी की बात करें, तो विद्युत घंटी में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाए। तो
बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिक बेल होती है या विद्युत घंटी होती है, उसके जो पार्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से है। आपको यहाँ पे एक राउंड या गोल सरफेस दिखाई दे रही होगी जिसे हम बेल कहते हैं यानी घंटी कहते हैं, या इसे हम मेटल गॉन्ग कहते हैं, और ये आपका मेटल का बना होता है। अब एक ये क्या है, एक स्ट्राइकर है, ठीक है, या जिसे आप हथौड़ा कहते हैं या हैमर कहते हैं। ये क्या होता है, एक लोहे की स्ट्रिप होती है, एक लोहे की पत्ती से जुड़ा हुआ होता है, जो कि यहाँ पे एक दूसरी लोहे की पत्ती से जुड़ा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्क्रू है, एक पेच है, जो कि तार से जुड़ा है, और जो तार आपके एक सेल से या बैटरी से जुड़ा हुआ। ये जो सेल या बैटरी है, ये स्विच से या की से जुड़ी होती है, और फिर ये जो तार है ये आपकी जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यू शेप एक लोहे का टुकड़ा है या सॉफ्ट आयरन कोर है, उस पे हमने इस तार को लपेट दिया, ठीक है। अब ये तार क्या है, आपस में यहाँ पे आप देख सकते हैं लपेट रखा है ये हमने इस तरीके से, और ये फिर दूसरा जो इसका हिस्सा है, इसका जो दूसरा सिरा है उससे भी हमने लपेटा है, और फिर ये हमने लोहे की जो स्ट्रिप है या पत्ती है उससे इसे हमने जोड़ा। तो ये आपका क्या है, अलग अलग पार्ट्स है आपके विद्युत घंटी के, यानी आपके जो इलेक्ट्रिक बेल होते हैं उसके। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करता है। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आपका जो स्विच है यानी जो आपकी की है वो ऑफ पोजीशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपकी जो की है वो ऑफ पोजीशन में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका सर्किट है वो टूट रखा है। क्या हो रखा है, टूट रखा है, ब्रेक हो रखा है। वो ब्रेक है यानी आपके सर्किट से किसी भी तरीके का करंट फ्लो नहीं हो रहा, धारा प्रवाहित नहीं हो रही। अब हम क्या करते हैं, हम स्विच ऑन कर लेते हैं। ये हमने कर दिया स्विच ऑन। अब आपका स्विच ऑन हो गया है। अब क्या होगा, आपका जो ये बैटरी है या सेल है, इससे आपकी जो धारा है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इसमें केमिकल फॉर्म में या रासायनिक रूप से जो इसमें स्टोर है, वो आपकी जो है इस जो आपका ये सर्किट है इससे प्रवाहित होगी। अब जब आपका जो करंट है वो इससे जब प्रवाहित होगा तो बेसिकली क्या होगा, जैसे कि इस सर्किट से करंट फ्लो हुआ। अब करंट फ्लो हुआ तो आपका करंट गया, और आपके जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक, जो कि हमने लोहे का एक यू शेप टुकड़ा लिया, उस पे हमने इंसुलेटेड जो तार है, वायर है, उसे लपेटा। तो जब इससे करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है, विद्युत चुंबक की तरह काम करता है, और जैसे ही करंट इससे फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसके सामने क्या है, एक लोहे की पत्ती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इससे मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व उत्पन्न हुआ है तो ये जो लोहे की पत्ती है इसे ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा यानी अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा फिर, जैसे ही ये इसे अपनी तरफ या इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये लोहे की पत्ती को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो आपका जो ये हिस्सा है, ये जो आपके बेल का जो हिस्सा है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ खिंच जाएगा, इस पे चिपक जाएगा, और जैसे ही ये चिपकेगा तो इससे जुड़ा हुआ जो स्ट्राइकर है या हथौड़ा है वो आपकी इस बेल पे टकराएगा और आवाज करेगा। अब जैसे ही ये स्ट्राइकर या ये हथौड़ा आपके बेल से टकराया तो क्या हुआ, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो ये आपका स्क्रू है, ठीक है, ये स्क्रू है, जो ये पेंच है, ये जो पत्ती है ये इस पेंच से दूर हो जाए। क्या हो जाएगा, जो ये स्क्रू है, ठीक है, ये इस पत्ती से जो यहाँ पे ये पत्ती है इससे ये स्क्रू अलग हो जाए। अब स्क्रू अलग हो गया है, क्या हो गया, गैप हो गया।
जैसे ही ये स्ट्राइकर इस पे लगा, इस पे स्ट्राइक हुआ, या ये हैमर इस पे जो है इससे टकराया, तो क्या हुआ, जो ये स्क्रू है, ये जो पेच है, ये इस पत्ती से अलग हो गया, सेपरेट हो गया, अलग हो गया। अब क्या हुआ, अब जो करंट पहले यहाँ से फ्लो कर रही थी तो वो इधर से फ्लो नहीं कर पाएगी, धारा इससे प्रवाहित नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीच में क्या हो गया, गैप आ गया। अब आपका सर्किट टूट गया। क्या हो गया, टूट गया। अब जब जैसे ही आपका सर्किट टूटेगा तो आपका जो करंट है वो जो प्रवाहित हो रहा है, जो फ्लो कर रहा है, वो बंद हो जाएगा। आपका जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या करेगा, क्योंकि करंट उससे पास नहीं हो रहा है तो उसका जो मैग्नेटिज्म है या चुंबकत्व है वो जो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी अब वो मैग्नेट की तरह व्यवहार नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं करेगा। और आपका जो ये जो इस बेल में जो आपका लोहे की स्ट्रिप है वो इससे यानी मैग्नेट से दूर हो जाएगी, ये स्ट्राइकर पीछे हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जैसे ही ये पीछे होगा तो फिर ये जो स्क्रू है इससे जो लोहे की पत्ती है वो फिर से जुड़ जाएगी, फिर से करंट फ्लो होगा, फिर से स्ट्राइकर और जो ये लोहे की पत्ती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास आएगी, फिर ये बेल पे स्ट्राइक करेगा। कॉन्टेक्ट स्क्रू और ये लोहे की जो पत्ती है इसके बीच में फिर गैप होगा, फिर सर्किट टूट जाएगा, फिर करंट रुक जाएगा और फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है, ये चुंबकत्व है, फिर खत्म हो जाएगा। फिर से आपकी जो ये स्ट्राइकर है और ये जो लोहे की पत्ती है ये फिर से अपनी पहली पोजीशन में आ जाएंगे और इस तरीके से ये साइकिल चलती ही रहेगी। जैसे ही करंट इस जो विद्युत घंटी है इससे प्रवाहित होगा वैसे ही स्ट्राइकर बजेगा और फिर बंद हो जाएगा, फिर वो अपनी पोजीशन पे आएगा। तो इस तरीके से आपकी जो विद्युत घंटी है यानी इलेक्ट्रिक बेल है वो काम करेगी। आई होप आपको ये वर्किंग इसकी समझ में आई होगी। तो अब हम इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो आपकी विद्युत घंटी होती है वो किस तरीके से कार्य करती है। When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil while becomes an electromagnet. यानी जब जो लोहे की स्ट्रिप है, लोहे की जो पत्ती है, वो पेच के कांटेक्ट में होती है, पेच के संपर्क में होती है, तो जो कॉइल है उससे, कुंडली से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक बन जाता है या विद्युत चुंबक की तरह वो व्यवहार करने लग जाता है। इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप। अब क्या होता है, जैसे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे ही आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इस घंटी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो इसकी जो लोहे की जो स्ट्रिप है वो इसके कांटेक्ट में आएगी और फिर क्या होगा, स्ट्राइकर जो है, ठीक है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, आयरन की जो स्ट्रिप है उसे अपनी तरफ खींचेगा और फिर क्या होगा, इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गॉन्ग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड। तो क्या होगा, जो स्ट्राइकर या हथौड़ा या हैमर जो कि स्ट्रिप के लास्ट में एंड पे लगा है, जैसे कि अभी हमने देखा, वो क्या करेगा, वो बेल से स्ट्राइक होगा, बेल पे क्या होगा, उसके कांटेक्ट में आएगा, बेल के पास आएगा और फिर जो है आपकी जो घंटी है, विद्युत घंटी की जो घंटी है, बेल है, वो रिंग करने लग जाएगी या आपको आवाज सुनाई दे। However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit. और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन की स्ट्रिप को, लोहे की स्ट्रिप को अपने पास खींचता है, वैसे ही क्या हो जाता है, आपका सर्किट, जो सर्किट है वो टूट जाता है। The current through the coil stops flowing. और फिर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे कांटेक्ट जो है खत्म हो जाता है, तो इस सर्किट से जो करंट फ्लो हो रही है वो बहना बंद हो जाती है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे यह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती का अपनी ओर
खींचता है तो यह परिपथ भी तोड़ देता है। इसलिए कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। अब जैसे ही जो स्क्रू है और जो लोहे की पट्टी है वो एक दूसरे से दूर हो गए, करंट क्या हुआ, फ्लो नहीं कर रहा है, तो अब क्या होगा, द कॉइल इज नो लॉन्गर अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो वो कॉइल है, जो आपकी कुंडली है, ये अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह कार्य नहीं करेगी, विद्युत चुंबक की तरह ये कार्य नहीं करेगी। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप, और फिर वो क्या करेगी, जो लोहे की जो स्ट्रिप है उसको अपने पास आकर्षित करके नहीं रखेगी। द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड टच द स्क्रू अगेन। और फिर क्या होगा, जो आयरन स्ट्रिप है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी जो उसकी वास्तविक स्थिति थी उस पे आ जाएगी, जैसे वो पहले थी वैसे आ जाएगी, और उसका जो कांटेक्ट है या उसका संपर्क जो है वो फिर से स्क्रू के साथ हो जाए। दिस कंप्लीट्स द सर्किट। इस तरीके से फिर से आपका जो सर्किट है या जो आपका विद्युत घंटी है उसका जो सर्किट है, परिपथ है, वो फिर से पूर्ण हो जाएगा। द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक्स द कॉइल अगेन। फिर से करंट फ्लो होगा, फिर से हैमर यानी जो स्ट्राइकर है वो फिर से घंटी पे जो है टकराएगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन, यानी ये जो प्रोसेस है वो बार बार जल्दी जल्दी दोहराई जाए। इस तरीके से आपका जो है विद्युत घंटी जो है कार्य करता है। अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती है, यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपने मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच को स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टकराकर या टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है, यानी ये जो प्रोसेस है वो बार बार जल्दी जल्दी दोहराई जाती है। तो बच्चों, ये आज जो है हमने विद्युत घंटी के बारे में समझा। इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी पहला प्रश्न है, ड्रॉ इन योर नोटबुक्स द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी आपको क्या करना है, विद्युत परिपथ के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचे। यानी जो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट के जो कंपोनेंट्स दिए गए हैं उनका आपको सिंबल बनाना है, उसका आपको क्या बनाना है, सिंबल बनाना है, यानी प्रतीक चिन्ह बनाना। तो ये आपके हैं, पहला है आपका कॉन्टैक्टिंग वायर्स, यानी जो आपकी संयोजक तार है। दूसरा है स्विच इन द ऑफ पोजीशन, यानी जो स्विच है ऑफ की स्थिति में वो। नेक्स्ट बल्ब, यानी जो आपका विद्युत बल्ब है। नेक्स्ट है सेल। नेक्स्ट आपका स्विच इन ऑन पोजीशन, यानी स्विच आपका ऑन पोजीशन में। और अगला है आपका बैटरी। तो आपको ये ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें कनेक्टिंग वायर्स बनाने। कनेक्टिंग वायर्स को आप बिल्कुल एक सीधी रेखा से दर्शाते हैं। आप जानते हैं संयोजित रेखाएं आप इस तरीके से एक सीधी लाइन से दर्शाते हैं। दूसरा है स्विच इन ऑन पोजीशन। तो स्विच इन ऑन पोजीशन आप इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से। और अगर आप क्या करते हैं, इसको ऑफ, यानी जो स्विच है वो ऑफ पोजीशन में जब आप दिखाते हैं तो आप इसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। यानी आपका जो सिंबल होता है वो कुछ जो है ऑन पोजीशन की जैसा ही होता है, बस आपको इसको इस तरीके से अलग करना होता है। नेक्स्ट है आपका बल्ब, यानी जो आपका विद्युत बल्ब है। तो विद्युत बल्ब को आप इस तरीके से दर्शाते हैं। ये आपका विद्युत बल्ब है। नेक्स्ट है आपका सेल। तो सेल आप इस तरीके से दर्शाते हैं, एक आपकी लंबी लाइन होगी और एक छोटी और थोड़ा सा मोटी।
और ये जो लंबी लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी जो धनात्मक टर्मिनल है उसको दर्शाती है, जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को दर्शाती है। और जब इसी तरीके से आप बहुत सारे सेल्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो आपकी बैटरी बनती है। तो अगर हम बैटरी की बात करें तो आप इस तरीके से बनाते हैं इसे। और बैटरी क्या होता है? बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी जब आप बहुत सारे सेलों को एक साथ संयोजित करते हैं, एक साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं तो आपकी बैटरी बनती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर। चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख कीजिए। यानी आपको क्या करना है, आपको एक सर्किट दिया गया है, इसका आपको सर्किट डायग्राम बनाना। तो ये आपका क्या है? सर्किट है, इसका आपको सर्किट डायग्राम। तो आप इसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले आप इसके सारे कंपोनेंट्स देखेंगे कि इसमें क्या क्या लगाया गया। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको एक बल्ब दिखाई दे रहा है, 3 आपको तारे संयोजित करने वाली या जो आपकी वायर्स है वो आपको दिखाई दे रही है, एक आपको सेल दिखाई दे रहा है और एक स्विच दिखाई दे रहा है। तो आप इसके अनुसार जो है सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें। तो सबसे पहले हम बल्ब ड्रॉ कर देते हैं। तो बल्ब आपका कुछ इस तरीके से है। ये क्या है? बल्ब है। अब ये बल्ब जो है वो एक साइड से आपका सेल से जुड़ा है और दूसरे साइड से स्विच से जुड़ा। और स्विच आपका किस पोजीशन में आप देख सकते हैं? ऑफ की पोजीशन में। तो आपका जो स्विच बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को बनाएंगे, यानी आप इसका आंसर इस तरीके से दे। आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, दोनों जो है जो डायग्राम है वो सेम है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, फिगर शोज 4 सेल्स फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड। यानी आपको एक फिगर दी गई है, उसमें 4 सेल को एक बोर्ड पे लगाया गया। ड्रॉ लाइन्स टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल्स विद वायर्स टू मेक अ बैटरी ऑफ 4 सेल। आपको जो है लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन बनानी है, जो कि आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है ताकि ये जो 4 सेल है वो एक बैटरी की तरह बिहेव करे, इसकी तरह ये काम। चित्र में 4 सेल दिखाए गए हैं। रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएं। तो ये आपके पास जो है 4 सेल दिए गए हैं। आपको लाइन खींच के आपको ये दिखाना है कि आप तार के माध्यम से इसे एक बैटरी की तरह किस तरीके से जोड़ें। तो आप ये जानते हैं कि जब भी हम सेल को जोड़ के या सेलों को संयोजित करके एक बैटरी का निर्माण करते हैं तो हम हमेशा जो है पहले सेल का अगर पॉजिटिव टर्मिनल ले रहे हैं तो दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल लेंगे, या फिर अगर हम पहले सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको अगर हम जोड़ रहे हैं, बेसिकली अगर जब भी आप सेलों को संयोजित करके एक बैटरी का निर्माण करते हैं तो आप ये जानते हैं कि आप क्या करते हैं, हमेशा पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़, या पहले सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो इसी के अनुसार आपको यहाँ पे कनेक्शंस करने हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सेल है इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ है, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ। तो इसे आप दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की
के साथ जोड़ेंगे। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है आप देख सकते हैं नीचे की तरफ है, तो आप इस तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। फिर जो है नेगेटिव टर्मिनल जो है वो आप तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, तो आप इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं। अब तीसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल आपको चौथे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, तो आप इसे इस तरीके से जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो है ये 4 सेल बैटरी की तरह कार्य करें। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल जो है सोल्यूशन जो है आपका इस तरीके से आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर डज नॉट ग्लो, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है, क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। यानी आपको एक सर्किट दिया गया है, इसमें जो बल्ब है वो जल नहीं रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है, प्रकाश नहीं दे रहा है। आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ परिवर्तन करने हैं, ताकि आपका जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाए या दीप्त हो जाए। तो ये आपका क्या है, सर्किट है। तो अगर हम इसे ध्यान पूर्वक देखें तो इसमें जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो सेल के अरेंजमेंट में दिखाई दे। आप देख सकते हैं कि पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, और जब भी हम दो सेलों को संयोजित करके बैटरी बनाते हैं तो हमें हमेशा पहले सेल के जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना चाहिए, या पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे के नेगेटिव से इस तरीके से आप से जोड़ सकते। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो आपको दिखाई दे रही होगी इस सेल में है, सेल के अरेंजमेंट में। तो आप क्या कर सकते हैं, सेल को आप ठीक तरीके से लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल आप दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूर्ण हो जाएगा, और जो बल्ब है वो दीप्त हो जाएगा या ग्लो करने लग जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट के 2 इफेक्ट्स बता। तो जैसे कि हमने चैप्टर्स में हमने समझा, हमने 2 तरीके के इफेक्ट्स को पढ़ा, 2 तरीके के प्रभाव पढ़े जो कि आपकी विद्युत धारा उत्पन्न करते। पहला हमने तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से जब आपकी विद्युत धारा किसी कॉइल से, जैसे कि आपकी नाइक्रोम वायर है, उससे जब प्रवाहित होती है, फ्लो करती है, तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, यानी हीट या ऊष्मा को उत्पन्न करती है। इसके बाद हमने ये देखा, जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल होती है या कोई भी आपका ऐसा चालक है या कंडक्टर है जिससे धारा प्रवाहित होती है, तो हमने ये देखा कि उसके चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी तार या कंडक्टर या चालक जिससे धारा प्रवाहित होती है तो वो एक चुंबक की तरह कार्य करती है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में 2 इफेक्ट के नाम बताने हैं इलेक्ट्रिक करंट के। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखेंगे। पहला आपका है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, When the current is switched on,
through a wire. A compass needle kept nearby gets deflected from its north-south position. Explain. जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। स्पष्ट कीजिए। यानी जब भी हम ऐसी तार जिससे करंट प्रवाहित हो रही है, धारा जिससे प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो कर रही है, इसके पास अगर आप किसी कंपास निडल को रखते हैं या चुंबकीय सुई को रखते हैं, ठीक है, जो आपका मैग्नेटिक कंपास है उसे रखते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जो उसकी सुई है वो अपनी पोजीशन से, अपनी स्थिति से क्या करती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी अपनी जो स्थिति है उसे बदल देती है। तो आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो जब भी हम किसी भी कंडक्टर को जो है बैटरी से कनेक्ट करते हैं, उससे करंट को यानी धारा को प्रवाहित कराते हैं, तो हम क्या जानते हैं कि वो जो आपका वायर है, तार है, जब उससे करंट फ्लो करता है तो वो एक जो है मैग्नेट की तरह कार्य करता है या फिर अपने चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो यही कारण है कि जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या कोई भी तार है जिससे जो है आपकी धारा जो प्रवाहित हो रही है, अगर उसके पास अगर आप मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं तो वो अपनी पोजीशन से या उसकी जो सुई है, उसकी जो निडल है, वो अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, When the current is switched on through a wire, magnetic field is created around it. यानी जब भी आप किसी तार से करंट को, धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। It hence we see reflections in the compass needle kept nearby. इसी कारण क्या होता है, जब भी हम किसी कंपास निडल को या जो आपकी कंपास है, चुंबकीय कंपास जो है, उसको जब आप जो है करंट कैरिंग वायर जो है यानी धारा, ऐसी तार जिसे धारा प्रवाहित होती है, उसके पास रखते हैं तो उसकी जो सुई है वो अपनी पोजीशन से, अपनी स्थिति से डिफ्लेक्ट करती है या अपनी पोजीशन को परिवर्तित या चेंज करती है। जब एक तार के माध्यम से धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसलिए पास में रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, Will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by figure is closed? यदि चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑन किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दिखाएगी? आपको एक फिगर दिया गया है और आपसे ये कहा गया है कि अगर हम स्विच को ऑन कर दे, यानी जो आपका परिपथ है वो पूर्ण हो जाए, तो क्या कंपास निडल में यानी जो चुंबकीय सुई है या कंपास निडल है उसमें क्या आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा? तो आपका जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो सर्किट है, ये जो परिपथ है, इसमें आपका जो है बल्ब जो है वो तारों से जोड़ा गया है और इस बल्ब के से एक सिरे से हमने जो है स्विच को जोड़ा। किसको जोड़ा है? स्विच को। फिर जो दूसरा सिरा है उससे हमने एक तार को जोड़ा है और ये तार हमने जो है एक माचिस के डिब्बे पे लपेटी है और बीच में क्या रखा है? एक मैग्नेटिक कंपास रखा है। फिर इसे दूसरी तार से जोड़ा है जो कि स्विच से जोड़ा। तो ये आपका क्या है? पूरा आपका जो ये है परिपथ है या सर्किट डायग्राम है। अब इसमें आपको क्या करना है? स्विच ऑफ करना है। तो जैसे ही ये स्विच ऑफ होगा, जैसे ही आप इस स्विच को ऑफ करेंगे
तो क्या होगा, आपको क्या कोई डिफ्लेक्शन दिखाई देगा? तो इसका जो आंसर है वो नहीं है। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि आप देख सकते हैं इस सर्किट में जो है आपका जो सेल है या बैटरी है वो कनेक्ट ही नहीं है। अब क्योंकि इसमें सेल या बैटरी जुड़ी नहीं है तो इससे करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, जिस कारण आपका जो ये मैग्नेटिक कंपास है इसकी जो सुई है या निडल है उस पे कोई भी या किसी भी प्रकार का आपको रिफ्लेक्शन या विक्षेप दिखाई नहीं दे। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, नो, compass needle does not show reflection when the circuit is closed. Magnetic field is not created until current is flowing through the circuit. अब क्या कहा गया है कि इस जो ये सर्किट है इससे जब आप स्विच जो है उसे क्लोज कर देंगे तो आपको मैग्नेटिक निडल में या जो चुंबकीय सुई है उसमें किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि इस सर्किट में बैटरी नहीं लगी है। अब जब बैटरी नहीं लगी है तो ऑब्वियस सी बात है सर्किट से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब सर्किट से करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो जो आपका सर्किट से जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस हिस्से से भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब आप ये जानते हैं जब भी किसी तार से या कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी इंसुलेटेड तार है या कंडक्टर है, चालक है, अगर उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तभी वो मैग्नेट की तरह या चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जब उससे करंट फ्लो नहीं करता है, धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो वो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करता है। तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बैटरी नहीं लगी है, सेल नहीं लगा है, तो इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो आपकी जो ये तार है वो चुंबक की तरह एक्ट नहीं करेगी, इसके चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, जिस कारण आपका जो ये कंपास है उस पे आपको किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन दिखाई ही नहीं दे। नहीं, परिपथ बंद होने पर कंपास सुई विक्षेपण नहीं दिखाती है। चुंबकीय क्षेत्र तब तक नहीं बनता है जब तक कि परिपथ में धारा प्रवाहित ना हो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ या अगले प्रश्न की तरफ। तो जो आपका अगला प्रश्न है वो है फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इट्स डैश टर्मिनल, यानी जो आपका सेल होता है, सेल का जो चिन्ह है उसकी जो लंबी लाइन होती है वो कौन से टर्मिनल को वो रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है, ये आपको बता। तो जब भी हम सेल का डायग्राम बनाते हैं हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं और इसमें क्या होता है, एक लंबी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है जो थोड़ा सा मोटी होती है। अब जब हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, जो आपका सेल होता है उसका एक सिरा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव। तो जब भी हम इस तरीके से सेल का सिंबल ड्रॉ करते हैं, सेल का चिन्ह ड्रॉ करते हैं, तो इसका जो लंबा सिरा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल को यानी धनात्मक टर्मिनल को शो करता है और जो छोटा सिरा होता है वो नेगेटिव यानी ऋणात्मक टर्मिनल जो होता है उसे शो करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो लंबी लाइन होती है या लॉन्गर लाइन होती है सिंबल की, वो किसे दर्शाती है। तो जैसे कि आप इस सिंबल में देख सकते हैं, जो लंबी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को यानी धनात्मक टर्मिनल जो होता है उसे दर्शाती है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट यानी विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव, तो इसके जो है ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें जो आपका विद्युत घंटी यानी इलेक्ट्रिक बेल है उसके कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा और उसके बाद हमने इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।